अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो आपके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी के इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये एक ऐसा नाम है जिसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। जी हाँ, ये नाम अपने अंदर कई सारी बीमारियों को लिए हुए है। एक सर्वे के अनुसार 14.7 टू 23.5 मिलियन इंडियन पीपल्स इस बीमारी से अफेक्टेड है। क्या होता है ऑटो इम्यून डिसीज, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके और कैसे हम नेचुरोपैथी के माध्यम से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर एस.एन. शर्मा जी, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में एमडी और आयुर्वेदिक पंचभूत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर एस.एन. शर्मा सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि सर क्या होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कौन कौन सी बीमारियां हैं इस एक छोटे से 3 शब्द में। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर कोई इतना मारात्मक डिसऑर्डर नहीं है। काफ़ी हद तक रिसर्च करते हुए कुछ डिजीज़ को इसको ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर के ग्रुप में बना दिया। इसका नाम ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर रखा गया है। आयुर्वेद के अंदर इसको ओनली वात व्याधि कहा जाता है। वात व्याधि मतलब जो एयर फर्मेंटेशन से पैदा होने वाला क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि गैस तो सबको बनता है लेकिन लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वो गैस जब हावी हो जाता है, जब वो पुराना स्टेज क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, तो एक एक डिजीज़ सांप्रदायिक रूप में गठबंधन बांध के रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें ऑर्गन पे मैक्सिमम नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम पे जाके पहुंचता है। वो सिस्टम पे जब हावी हो जाता है, वो सिस्टम इसको छोड़ता नहीं है। तो जब नहीं छोड़ता है तो इसमें से इम्यूनिटी कुछ नहीं कर पाता, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा गया है। या तो ये देखा जाए, अगर मॉडर्न में अगर लोग समझना चाहते हैं, जहाँ पे इम्यूनिटी सिस्टम किसी अनदेखा रूप में कहिए या तो अकस्मात कह सकते हैं, इंसिडेंटली वो अपना काम नहीं कर पाता है कभी कभी, तो इसका फ़ायदा उठाता है आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स। वो सेल्स क्या होते हैं, तो इनका जब पावर इनको नहीं मिलता है, वो अपना थकान में चले जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं। जो रेस्टलेस हो जाते हैं, बाकी जो ऑर्गन होते हैं वो वहाँ पे पीड़ित में आ जाते हैं। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का अगर मेन डिजीज़ को अगर बताया जाए, वाइटल रोल पे जो मेजर डिजीज़ में आता है, वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पिछले टाइम पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को लोग इतना एक छोटी सी शब्द गांठिया बाई के नाम पे उड़ा देते थे, ठीक भी होते थे, लेकिन आजकल ठीक नहीं हो रहा है। पहले घुटने में दर्द होगा, फिर उंगली में दर्द होगा, रिस्ट में दर्द होगा, धीरे धीरे हड्डी मुड़ जाता है, फिर जाके डायग्नोसिस होता है। लेकिन इसमें से डायग्नोज अगर प्रारंभ से अगर इसको लक्षण को पता चल जाए कि कौन सा बात है, गांठिया बात है, गांठिया बाई है, रूमेटॉइड है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या खाली आर्थराइटिस है, तो उसको वहीं से रोक दिया जाता है। जब नहीं रोका जाता है, जैसे मैंने बोला, एक सिस्टम पे जाके हावी हो जाता है, तब वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। कई सारा इसका सिम्टम्स भी होता है। सर, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि देखिए, डायबिटीज़ में डिजीज़ का नाम बताया था, डायबिटीज़ होता है, पॉलीसेक्स भी में आता है। दूसरा चीज़ थायरॉइडिज्म होता है, थायरॉइडियल होता है, हार्मोनल सेक्शन में भी कुछ बांटा दिया गया है। क्रोन डिजीज़ होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है जो ब्रेन में जगह ले लेता है। तो अलग अलग सबका तो लक्षण है ही, लेकिन अगर लक्षण के रूप में अगर एक को देखा जाए तो वो वात व्याधि है। शरीर में 80 प्रकार का वात होता है, 40 प्रकार का जो वात है उसको व्याधि के रूप में एक्टिव हो जाते हैं। वो सारा होता है एक चीज़ में, हमारा अफरा यानी पेट, एब्डोमेन, उदर में, जिसको कहते हैं अपान वायु और व्यान वायु। उदर में जो वायु रहता है
वो अक्सर हमारा पैनक्रीज में निष्क्रिय होकर स्टोमक के अंदर समाता है। वहाँ पे अगर इसको हम दबा के नहीं रखेंगे, ऊपर उछाल के रखेंगे, और धीरे धीरे क्या करेगा ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के साथ साथ जाके कहीं पे हड्डी में छुप जाता है, कहीं पे किडनी में चला गया, कहीं पे ब्रेन में चला गया, कहीं पे ऑर्गन में जाके बैठ गया, तो उसको निकालना ज़रूरी है। अगर उसको नहीं निकालते हैं, हम खाली गैस का गोली खाते हैं, हम बोलते हैं भाई गैस ठीक है, लेकिन गैस तो चला गया। वहाँ पे जब क्रॉनिक स्टेज लेता है तो अब बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम जो ऑडिट करता है, वो एक बॉडी में आप ये भी कहेंगे तो ये द मास्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कंपनी में ऑडिट होता है ना, इम्यूनिटी यही काम करता है। एंटीबॉडी को बनाता है, डीएनए के थ्रू प्रोटीन को भेजता है, आरएनए को, आरएनए इसको डिवाइडेशन करके कुछ अमीनो एसिड्स को निकालता है। वहाँ पे जो अमीनो एसिड सारे हैं वो हर एक एंजाइम कहलाता है। वही एंजाइम पर्टिकुलर अलग अलग ऑर्गन को डिपार्टमेंट को चला जाता है, तो वो नहीं जा पाता बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है कहीं ना कहीं। जैसे कि हड्डी को मुझे विटामिन डी चाहिए, विटामिन डी खा रहा हूँ, लेकिन वो जाके पेट में गया, अनडाइजेस्ट बन के बाहर निकल गया, जा नहीं पाता है, रिटर्न आ जाता है। उस क्षेत्र में क्या होगा, धीरे धीरे हावी हो जाता है, पुराना बीमार की ओर चला जाता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। सर, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे आपने हमें सिम्टम बता दिए और क्या होता है इस बारे में बता दिया, तो अब ये किन कारणों से होता है, क्या क्या रीजंस है जिसके कारण हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस करना पड़ता है? मेजर चीज़ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, हमारा मैक्सिमम फूड से ही रिलीज होता है। फूड से कहाँ से आता है मैं बता देता हूँ। जैसे जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो एयर वैक्यूमाइज नहीं होता। हम रोस्टेड खाते हैं, फ्रोज़न फूड खा लेते हैं, अब फ्रिज में रखा हुआ जमा हुआ खाते हैं। ज़्यादातर ये जो चीज़ खाते हैं ना, इसमें जो न्यूट्रिशन तत्व होता है वो स्क्वीज हो जाता है और एयर भरा रहता है। आप घर में फ्रिज में कोई भी फ्रूट रखिए, 2-4 दिन रखिए, कोई भी चीज़ रखिए, इसको आराम से बाहर लाइए, रखेंगे तो देखेंगे मॉइस्चर होके कुछ पानी निकल गया है ना। फ्रिज के अंदर ठीक था। जो पानी है, ये पानी क्या है जानते हैं? वो पानी को रखिए संभाल के, इसको टेस्ट करिए, इसमें सारा न्यूट्रिशन होगा, यानी मॉइस्चर में सारा न्यूट्रिशन निकल गया। तो है क्या फिर तो फ्रूट के अंदर? एयर वैक्यूमाइज बना के उसको फुला के रखा है। आपको लग रहा है मैंने तो एप्पल रखा था वो बेहतरीन है, बढ़िया है, इसको खाया तो डायरेक्ट एयर के साथ मिले, एयर ब्लास्ट किया। जो नेचर के साथ आपने छेड़खान करते हैं तो नेचर कभी एक्सेप्ट नहीं करता। नेचर में अपान वायु आपको रिलीज करता है कि मैं वायु हूँ, मुझे ऐसे ऐसे प्रक्रिया में जाना है। आपने उसके ऊपर ये दे दिया मतलब ब्लास्ट करता है, वो बिखर जाता है। बिखरने के कारण क्या होता है, जितना भी आप खाना खाएंगे फाइबर नहीं बन पाएगा। मेजर सिम्टम्स कहाँ से दिखाई देगा? जिस दिन कोई आदमी मेजर लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन में जाता है उसका इलाज सही से शुरू करना चाहिए। बार बार कॉन्स्टिपेशन में जाना वो कहाँ तक लेके जाएगा? आपको डायबिटीज़ बना सकता है, पैनक्रियास डैमेज कर सकता है, लीवर फैटी कर सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल बन सकता है, आपका कैल्शियम डेंसिटी को कम करेगा, विटामिन D3 को कम करेगा, फिर जाके हड्डी में आएगा, हड्डी में जाके रूमाटॉइड फैक्टर बनेगा, रूमाटॉइड आर्थराइटिस बन गया। जैसे डायबिटीज़, ग्लाइकोजन पास नहीं करेगा, फैट जमा हुआ है लीवर में, उस फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। पैनक्रियास में जो इंसुलेटर है, लाइक योर गैस फ्लेम, आप खाना किचन में बनाते हैं, यहाँ से भी एक डेफिनेशन देते हुए मैं पब्लिक को ये भी उदाहरण दे रहा हूँ। घर में आप गैस स्टोव रखे हैं, आप पहले गैस फ्लेम में लाइटर लगाते हैं, गैस जलाते हैं, इसके ऊपर क्या रखते हैं? कुछ तो रखते होंगे ना, क्या? बर्तन रखते हैं। अगर वो बर्तन को काफ़ी देर तक हीट कर रहे हैं और अचानक पानी डाल रहे हैं, गैस निकलता है ना जी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है, जब इंसुलेटर जले आप खाली बर्तन मत रखिए, पानी का बर्तन रखना चाहिए ताकि वो पानी बॉयल हो। तो हमारा स्टोमक मान के चलिए एक बर्तन है, इसके नीचे जो है वो पैनक्रियास है। पैनक्रियास जब इंसुलेट करता है आग, तो वो स्टोमक में कुछ होना चाहिए। नहा लिया, जब आप नहाते हैं और नहाने का मतलब होता है वो एक प्रोसेस होता है लाइटिंग करना।
आपने लाइटिंग कर दिया तो पैनक्रिज जल उठा। और नहाने के बाद कितने लोग खाना इमीडिएट खाते हैं? पहले से ही खा लेते हैं, बाद में नहाते हैं, या तो पहले से ही चाय पी लेते हैं या तो कुछ भी पी लेते हैं, कहते हैं। जिम करने जाते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करके आते हैं, प्रोटीन कुछ भी खा लिया, उसमें क्या होगा क्या नहीं पता, लेकिन नहा लिया, सीधा ड्यूटी चला गया, जाके वो बोल देंगे वहाँ जाके कुछ खा लेंगे। वहाँ जाके क्या खाएंगे? आलू पराठा है, समोसा, इस टाइप का। तो ये सारा चीज़ तो ऑपोजिट हो जाता है ना। तो हम, मेरा कहना है, जब इंसुलेट फायर होता है तो स्टोमक खाली होता है तो इमीडिएट कुछ ना कुछ डाल के रखिए, ताकि जब इंसुलेट हो वो पाचन तंत्र में बदल जाए। जब पाचकाग्नि, जो पाचक रस निष्क्रिय करता है, अगर वो अपनी जगह में नहीं जाएगा, वो डाइजेस्ट करना बंद कर देगा। और जो फूड आप खाएंगे इसमें फाइबर कहाँ बनेगा? तो फाइबर नहीं बनेगा तो बॉडी को आप क्या दे रहे हैं? बिना फाइबर में तो बॉडी बेकार है जी। तो ये सब चीज़ें जब डिस्टर्ब होता है तब ये सब हानिकारक डिजीज बढ़ता है। जो डिजीज को कहते हैं, जान तो नहीं लेता लेकिन तकलीफें बहुत देता है। रोमाटॉइड आर्थराइटिस, मतलब हड्डी टेढ़ा हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, मतलब बैठा रहेगा, मतलब कहता होगा कि मृत्यु आ जाए, मृत्यु भी नहीं आएगा। हार्ट ठीक है, लंग्स ठीक है, किडनी ठीक है, ये सब चीज़ें। डायबिटीज़, वो भी एक ऐसा ही डिजीज है। जिंदगी भर के लिए दवाई खाते रहो। क्यों खाते हैं? क्योंकि इन्होंने गलती कर दिया, इंसुलिन जहाँ पे निकलता था इंसुलेटर उसको जाम कर दिया। गैस फ्लेम भी तो जाम होता है। जब आप बार बार आग जलाते हैं गैस फ्लेम में, कार्बन नहीं पकड़ता, फिर आप ब्रश में सफाई करते हो तभी तो जाके अच्छा आग निकलता है इसमें से। अगर सफाई नहीं करेंगे तो पैनक्रिज को कैसे सफाई करेंगे? पैनक्रिज में जो होल होता है, बहुत छोटे छोटे छिद्र होता है, इसमें से ऐसा बसा, जो फैट कहते हैं, ऐसा चिपक जाता है, कफ की बराबर है, जिसको कहते हैं म्यूकस म्यूकोलाइटिस। वो चिपक जाता है, वो छोड़ता नहीं है। इसको छोड़ने के लिए आपको फाइबर ही खाना पड़ेगा। काफ़ी हद तक डॉक्टर ने जब देखे होंगे डायबिटीज़ लोगों को, ज़्यादातर मैदा चीज़ मना कर देते हैं, बोलते हैं ये नहीं खाना, आलू नहीं खाना, क्योंकि उसमें से फाइबर है ही नहीं, टोटल कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब चीज़ों मायने रखता है कि ऑटो इम्यून, इसीलिए ये जो ग्रुप को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ले लिया गया। हार्मोन भी ऐसे ही है, हर चीज़ यहीं से शुरू हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको वात व्याधि आयुर्वेद में कहा गया है। 80 प्रकार का जो वात होता है, इसमें से 40 प्रकार का जो एक्टिव वात है, वायु, इसमें से शामिल है। जी, तो सर इतनी सारी जो बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आ रही हैं, कैसे उन्हें हम नेचुरोपैथी के माध्यम से दूर कर सकते हैं? प्रिवेंशन तो सर आपने बता दिए कि प्रिवेंशन हमें करना है, कैसे करना है, लेकिन जिन्हें हो चुकी है अब वो क्या नेचुरली अपना सकते हैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को डरना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो उसका ज्ञान आपके पास है तो डरना नहीं चाहिए। मैंने पहले बोल रहा हूँ, ये मारता नहीं है, ये तकलीफ देता है। तकलीफ किस लिए देता है इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, पहले बोला है वात व्याधि, यानी वात व्याधि मतलब वात को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वायु। आप ऐसा खाना मत खाइए जिसमें से आपको एयर फर्मेंटेशन की चांसेस है। राजमा, उड़द, दही, टमाटर, दूध भी भले ही सही, चावल, ये सब नहीं खाना चाहिए। नेचुरल खाएंगे तो क्या खाएंगे? फाइबर युक्त सब्जी। मैं बोल रहा हूँ, जिनको भी रूमाटॉइड आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, थायराइड है, क्राउन डिजीज है, सारा है, तो वो सारा फाइबर युक्त खाना खाएं। जिसमें भी, मैं तो ये नहीं कहूँगा वो खाओ होगा, फाइबर खाना सबको पता है। जो सब्जी फाइबर ज़्यादा देता है, जैसे लौकी हो गया एक उदाहरण, एलोवेरा हो गया उदाहरण, तो जिसमें फाइबर होगा वो खाइए। और कस्मिन भी, कभी भी, कदाचित जिनको ये बीमार होता है, नॉनवेज नहीं खाएंगे, क्योंकि नॉनवेज में ज़्यादातर फाइबर नहीं मिलता है, उसमें से फैट ज़्यादा मिलता है। और इसमें से जितना बॉडी एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको रिलीज मिलेगा। अगर मोटापा हो गया, वेट बढ़ गया, और भी तकलीफ बढ़ेगा।
इसलिए इस चीज़ को इस टाइप का कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जी सर, कुछ हर्ब्स भी हैं? हर्ब्स जैसे है एलोवेरा है, पुनर्नवा है, और आपको सब्जी में अगर लेंगे तो आप बैंगन खा सकते हैं, लौकी ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन हर्ब्स में 3 हर्ब्स ज़्यादा काम करता है, गोखरू, पुनर्नवा और एलोवेरा। चाहे किसी टाइप का भी ऑटो में, कोई एक पर्टिकुलर डिजीज का नहीं बता रहा हूँ। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसलिए नहीं कहा गया कि कोई पर्टिकुलर, जितना भी डिजीज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आया है वो सबका बाप एक ही है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को ठीक करो, इम्यूनिटी को याद दिलाइए कि आपने कुछ क्षण के लिए डिस्टर्ब हो गए थे तो हम लोग बिगड़ चुके हैं, आपको ठीक होगा, आप ठीक होंगे तो हम लोग भी ठीक हो जाएंगे। तो सर, ऑटो इम्यून डिसीज़ के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कोई पर्टिकुलर योग? देखिए, सबसे बढ़िया प्राणायाम होता है नाभि कपालम। आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे, वेद पुराण पढ़ेंगे, मार्कंड पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, वहाँ पे राम भी सिखाए हैं, बलराम भी सिखाए हैं। उसमें से आपको पता चलेगा ये कपाल भाती नाम का कोई वर्ड नहीं, एक नाभि कपालम मुद्रा है, जिसको नाभि में बात पित्त कफ उंगली को ऐसे रखते हैं, कपाल में 3 उंगली को ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे 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 किया जाता है। तो देखने में सेम टाइप का है, वो बिना ये में रख के करते हैं, इसमें थोड़ा करना पड़ेगा। तो आपकी नाभि के अंदर जितना भी सिस्टम है ना, यहीं पे ही है प्लासेंटा। मातरंग मातृगर्भस्थंग शिशुनांग देही उच्यते, एक श्लोक है। मातृगर्भ में जब संतान उत्पत्ति होता है ना, वो एक नाभि नाड़ी में बंधा रहता है, वो इसी से इसका सारा ताकत उसी रास्ते से आता है, वही है मेन रास्ता। इसको आपको रेजुवेनेट करना है, आप करके देखिए पब्लिक। सुबह नापेंगे करने से पहले 280 शुगर, इसको 5 मिनट करिए 180 हो जाएगा, दवाई खाने की क्या जरूरत है। बाकी रहा ध्यान, मेडिटेशन, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में क्या करना है, खुद की गलतियों को देखिए, पहले 5-7 दिन मेडिटेशन करिए, अपना गलती किए हुए गलतियों को सोचिए, उस गलती के ऊपर फोकस डालिए। फिर वो कुछ दिन के बाद ना आपके अंदर कोई बताएगा कि ये चीज़ हुआ था, ये मैं नहीं करूँगा। ऑटोमेटिकली अगर आप शराब पीते हैं, शराब अपने आप छोड़ देंगे। लोग कहते हैं ना, मैं शराब पी रहा हूँ, मुझे कौन छुड़ा सकता है, नशा केंद्र को जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत ताकत है नेचुरोपैथी में, बहुत ताकत है। बस लोगों को रास्ता सही ढंग से बताना पड़ेगा, गुमराह नहीं करना पड़ेगा। गुमराह हो जाएंगे तो बताने वाला कोई नहीं होगा। और किताब पढ़ के कोई भी ना ज्ञानी बना है, ना कोई सरल उपाय ढूंढा है, भटक जाते हैं। मैंने कुछ ये लिखा, इन्होंने वो लिख दिया, और कोई आएगा और कुछ लिख देगा, भटक जाते हैं। ये चीज़ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर को भी नेचुरोपैथी के हिसाब से पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। और जहाँ तक पूरा ठीक होना है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, डायबिटीज़ पूरा क्यों ठीक नहीं होगा? ठीक हो सकता है, इसलिए ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पानक्रियाज में जो फैट, इसको निकाले कैसे। वो निकल जाएगा तो अपने आप काम, जब तक वो है तब तक इंसुलिन ओरल खाते रहो। करेला बहुत बढ़िया है, चाहे रिउमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे अल्जाइमर हो कि नेक्रोसिस हो, जो भी हो, सब में काम करता है। एक एंटी बैक्टीरियल है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। करेला बढ़िया चीज़ है, लेकिन करेला का बीज नहीं खाना है, करेला का बीज कभी भी नहीं खाना है। आखिर में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए कुछ और एक प्रक्रिया है जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। लोग हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन को थोड़ा सा बहुत इजी समझ लेते हैं, शायद कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ कर देंगे या तो ब्लड प्यूरिफाई कर देंगे, ये होता है। नहीं, डिटॉक्सिफिकेशन इसको नहीं कहते। वन डिटॉक्सिफिकेशन इज द होल बॉडी वॉश, मतलब शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, इसका भी अचूक उपाय है। जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है हर ऑर्गन को सफाई करना, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन,
स्किन, ब्लड, मसल सबका, ये सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इस 7 मेटल को सफाई करना ही डिटॉक्सिफिकेशन है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या तो डायबिटीज़ हो, क्रोन डिजीज़ हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, इस तरह किसी भी कोई टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, उनको हफ्ते में कम से कम 3 बार डिटॉक्सिफिकेशन का पेय पिलाना पड़ता है। टी, हर्बल टी पेय इसको कहते हैं। ये कम से कम 2-3 हर्ब में बनता है। एक तो पुनर्नवा होता है, एक चिरेता होता है, कालमेघ होता है और दारू हल्दी होता है। अगर ये चीज़ें इतना लंबा चीज़ें मान के चले लोगों को याद नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, सिंगल चीज़ें वो है टर्मरिक। हल्दी को जैसे लोग चाय पीना बहुत जानते हैं, तो हल्दी 1-1 चम्मच 5 काली मिर्च के साथ कुचल के गर्म पानी में उबाल के इसको अगर 3-4 बार चाय करके पिएंगे ना, बहुत टेरिफिक रिजल्ट भी आएगा और बॉडी हम बढ़िया डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। जी, तो यानी कि सर ये जो टिप्स आपने बताए हैं, मेडिटेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना और अपनी डाइट में चेंज ले आना, यस, इन सब के माध्यम से हम ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को दूर कर सकते हैं। डेफिनेटली जी बहुत बेहतरीन तरीका हो सकता है ये। जी, तो सर इतनी सारी जानकारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे देने के लिए, कार्यक्रम में यहाँ आने के लिए सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पर। आज हमने जाना कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां इसके अंदर आती हैं और कैसे हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सिंपल टिप्स यहाँ पे सर ने आपको बताए हैं, तो उन टिप्स को फॉलो करें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।